हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। तो बच्चा पार्टी आप सभी को पता है फिजिक्स में चैप्टर नंबर 1 हमारा चल रहा है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड वाला। आज हम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को देखना लास्ट तक, बिल्कुल भी स्किप मत करना, ठीक है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, बोर्ड एग्जाम 2022 की तैयारी बेस्ट तरीके से करना चाहते हो तो चैनल कर लो सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबा लें, ठीक है बच्चों। हेलो स्टूडेंट्स, तो आप सभी के लिए गुड न्यूज है बच्चों, क्योंकि नून एकेडमी पर हम आपके लिए फ्री कोर्स लेकर आ रहे हैं। 100% फ्री क्लासेस हैं नून एकेडमी पर, आपको इसके लिए कोई भी चार्ज नहीं देना है। अगर आप कोई लाइव क्लास मिस कर जाते हो तो बाद में उसका रिकॉर्डेड सेशन रहेगा, बाद में भी आप उस क्लास को देख सकते हो। अनलिमिटेड डाउट आप यहां पर पूछ सकते हो, और जैसे आपका सेशन खत्म होगा बच्चों, उसके बाद आपको नोट्स दिए जाएंगे, ठीक है। जो भी हमने पढ़ा है उसका नोट्स भी आपको यहां पर मिलेगा। बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस कराएंगे, तो यहां पर आप ये नहीं बच्चों यूपी बोर्ड 12th की तैयारी करोगे, नीट की भी तैयारी कर सकते हो, और भी बहुत सारे कंपटीशन हैं जिनकी तैयारी आप यहां से कर सकते हो, और वो भी 100% फ्री। तो उसके लिए बच्चों आपको क्या करना है, प्ले स्टोर से नून एकेडमी डाउनलोड करो, अपना रजिस्ट्रेशन करो, और वहां पर हमारे यूपी बोर्ड में जाकर हमारा जो कोर्स है उसे ज्वाइन कर लेना, हमारा जो ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लेना। और ग्रुप्स की लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहां से भी आप ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हो, चाहे आप 11th में हो या फिर 12th में हो। ओके स्टूडेंट्स, तो आज की हमारी सबसे पहली हेडिंग है बच्चों गॉसेस थ्योरम, गॉस की प्रमेय, जो कि बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि गॉसेस थ्योरम किसे कहते हैं। तो यहां लिखोगे किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध, परिबद्ध का मतलब घिरा हुआ, उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश ये ले रहे हैं हम लोग Q का 1/ε0 गुना होता है। देखो बहुत ही ज्यादा सिंपल है, आप आसानी से रटोगे नहीं, समझोगे केवल यार, और आसानी से आप डेफिनेशन को बना सकते हो, ठीक है। और यहां लिखोगे अर्थात phi E इज इक्वल टू Q इंटू 1/ε0। समझना आप, देखो मैंने क्या बोला है, कोई बंद पृष्ठ है, विद डायग्राम समझिए, ये कोई हमारा बंद पृष्ठ मान लीजिए, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला, अगर इस पृष्ठ से होकर कोई वैद्युत फ्लक्स गुजर रहा है, गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, मैंने इसको किससे दिखाया बच्चा पार्टी, phi E से। किसे दिखाया है, phi E से। गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध, मतलब उस पृष्ठ द्वारा घिरे हुए कुल आवेश। अब यहां पर कोई आवेश Q मान लो, अब ये जो Q आवेश है इस पृष्ठ के द्वारा बाउंड है, घिरा हुआ है, उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश Q का कितने गुना होता है, 1/ε0 गुना। बताओ डेफिनेशन रटनी पड़ेगी क्या यार, समझ जाओगे आप आसानी से। हमने जो भी किया है डेफिनेशन से, हमने यहाँ पर लिखा है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। या करके हम इसको क्या लिख सकते हैं, या phi E बराबर Q/ε0। इस तरीके से बच्चों हमारी गॉसेस थ्योरम की जो डेफिनेशन है वो कंप्लीट हो चुकी है। आप आसानी से इसको बनाना सीखो, देखो कोई भी चीज रटी नहीं जाती, आप कितनी चीजों को रट सकते हो। चलो ये चीज बताओ, 1 2 3 4 5, बट हर चीज को रटा नहीं जाता है, कुछ चीजें समझी जाती हैं। अब हम इसका प्रूफ करने वाले हैं, इंग्लिश में जिसको प्रूफ कहते हैं, हिंदी में उपपत्ति कहते हैं, समझिए। तो सबसे पहले प्रूफ को समझने के लिए हमें एक डायग्राम यहां पर बनाना पड़ेगा बच्चों। बंद पृष्ठ बनाना है, ये बंद पृष्ठ हमारा मान के चल लीजिए इस टाइप से है, ठीक है। यहां पर एक बिंदु हमने दिखा दिया, और छोटा सा पृष्ठ क्षेत्रफल, ये छोटा सा पृष्ठ क्षेत्रफल है, ये वाला, ये छोटा सा पृष्ठ क्षेत्रफल केंद्र पर जो कोण अंतरित करता है उसको हम कहते हैं घन कोण। तो कितना कोण अंतरित कर रहा है, d, और इस बिंदु O पर +Q आवेश रखा हुआ है। समझो, ये जो dA क्षेत्रफल है, ये केंद्र पर कितना कोण बना रहा है बच्चों, d, क्योंकि मैंने आप सभी को बताया था, डेफिनेशन बताई थी घन कोण की, सॉलिड एंगल की। तो वही चीज है कि ये छोटा सा क्षेत्रफल केंद्र पर जितना कोण बनाएगा उसको हम घन कोण कहते हैं। उसके बाद हम इसको इससे मिला देंगे, यहां पर इसको मिला दीजिए, और ये बिंदु P है आपका, ये जो पॉइंट में दिखा रहा हूं ना बच्चा पार्टी, ये हमारा बिंदु P है।
और यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है बच्चों, ये हमने आर लिया है। क्या लिया है? आर। बिंदु P पर, इस बिंदु P पर अब वैद्युत क्षेत्र ये E वेक्टर है, और यहां पर ये ऐसे करके पृष्ठ क्षेत्रफल दिखाओगे तो ये DA वेक्टर है। E वेक्टर और DA वेक्टर के बीच का जो एंगल है ये वाला, ये है बच्चों थीटा। बिंदु P पर E वेक्टर तथा DA वेक्टर के बीच का कोण बच्चों आपको कितना दिखाई दे रहा है? यहां पर थीटा। कितना दिखाई दे रहा है? थीटा। तो इस DA क्षेत्रफल से होकर कितना वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा, हमको सबसे पहले ये फाइंड आउट करना है। तो यहां पर क्या लिखोगे? माना कि एक बिंदु आवेश प्लस Q किसी बंद पृष्ठ के अंदर बिंदु O पर स्थित है। इससे स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है, जहां बिंदु P पर हमको क्या ज्ञात करनी है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कह सकते हो। जहां पर, और बिंदु P पर क्या है बच्चा? E वेक्टर और DA वेक्टर के बीच का कोण कितना है? थीटा। देखो थ्योरी आप पूरी की पूरी डायग्राम से ही बनाओगे, आप रट नहीं सकते हो। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो आपको समझनी पड़ेंगी। क्या? माना कि एक बिंदु आवेश प्लस Q किसी बंद पृष्ठ के अंदर O बिंदु पर स्थित है। इससे स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है। बिंदु P पर E वेक्टर तथा DA वेक्टर के बीच का कोण कितना है? थीटा। बस इतना सा बता दो, आपको ये रामायण बताने की जरूरत नहीं है कि जो DA क्षेत्रफल है केंद्र पर d ओमेगा घनकोण बना रहा है। ये मत लिखो यार, ये फालतू की चीजें होती हैं, इतना आपको नहीं बताना है। आपने डायग्राम में सब कुछ इंडिकेट कर दिया, उसके बाद आपने थोड़ा सा थ्योरी में बता दिया है, बस इतना बहुत है। ज्यादा रामायण लिखने की आपको जरूरत नहीं है। तो यहां पर मैं लिखने वाला हूं, माना कि एक बिंदु आवेश प्लस Q, क्या है बिंदु आवेश? आपको यहां दिखाई दे रहा है प्लस Q है या नहीं है? तो मैंने वही लिखा है। माना कि बिंदु आवेश प्लस Q किसी बंद पृष्ठ के अंदर, किसी बंद पृष्ठ के अंदर O बिंदु पर स्थित है। O बिंदु पर स्थित है। इससे स्मॉल r दूरी पर, कितनी दूरी पर? ये जो बिंदु आवेश है इससे स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है। इससे स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है। बिंदु P पर E वेक्टर तथा DA वेक्टर के बीच का कोण थीटा है। बस आप इतनी थ्योरी लिख दो बच्चा, काम चल जाएगा। आपको ज्यादा थ्योरी पर फोकस नहीं करना है। हमने जो डायग्राम में किया है, ज्यादातर चीजों को हमने यहां पर लिख दिया है कि हमारे पास कोई बिंदु आवेश है प्लस Q, जो कि एक बंद पृष्ठ या किसी बंद पृष्ठ के अंदर स्थित है बिंदु O पर। अब इस बिंदु आवेश से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है। इससे स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है, और बिंदु P पर E वेक्टर और DA वेक्टर, इनके बीच का कोण आपको दिखाई दे रहा है बच्चा पार्टी, कितना है? थीटा है। कितना है? थीटा है। अब इस DA क्षेत्रफल से होकर, इस छोटे से क्षेत्रफल से होकर कितना वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा, हमको पहले ये फाइंड आउट करना है। तो यहां लिखोगे, इसलिए DA क्षेत्रफल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो आप सभी ने बच्चा पार्टी सूत्र पढ़ रखा है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। छोटे से क्षेत्रफल से अगर निकाल रहे हो तो d फाई E बराबर E वेक्टर डॉट DA वेक्टर, और आप सभी को मैं बता चुका था A वेक्टर डॉट B वेक्टर बराबर AB cos थीटा होता, तो सेम यहां पर होगा E DA cos थीटा। तो यहां ब्रैकेट में लिखोगे, चूंकि A वेक्टर डॉट B वेक्टर बराबर होता है AB cos थीटा। ठीक है ना? तो मैंने यही किया है। ये आपका A वेक्टर है, ये आपका B वेक्टर है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों? EDA cos थीटा। क्या लिख सकते हैं? EDA cos थीटा। इतना क्लियर है? बट मैंने आपको इसी चैप्टर में पढ़ाया था E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। सभी ने पढ़ रखा है ना? बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ये व्यंजक होता है। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पर E को हटाकर हमें इस वैल्यू को पुट कर देना है। ठीक है? इसलिए d फाई E बराबर, इस वैल्यू को लगाएंगे हम, पूरी की पूरी वैल्यू को लगा देंगे। तो Q को आप इधर ले आओ,
क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। बताओ बच्चा, ऐसे लिखा जा सकता है ना? बात वही है यार, ई को मुझे हटाना है, ई की जगह इस वैल्यू को लगा देना है। तो मैं क्यू को यहाँ पर ले आया, तो क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी ए कॉस थीटा है और नीचे आर स्क्वायर है, तो डी ए कॉस थीटा ये आ गया और आर स्क्वायर हमारा नीचे आ गया। ठीक है ना? तो यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होने वाली है। आगे लिखोगे बट डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर बराबर होता है डी ओमेगा। आप कहोगे सर आपने ऐसे तो बताया नहीं था। तो बच्चों आपको अगर मैं ये चीज हटा दूं, इतनी सी चीज, तो मैंने आपको बताया था कि डी ए और आर स्क्वायर की जो निष्पत्ति है, ये जो अनुपात है, इसी को डी ओमेगा कहते हैं। बट यहां पर आप देख रहे हो इनके बीच ई वेक्टर और डी वेक्टर के बीच एंगल कितना दिखाई दे रहा है आपको? थीटा। कितना एंगल दिखाई दे रहा है? थीटा। तो यहां पर बच्चों डी ए कॉस थीटा लिया जाएगा, नॉट ओनली डी ए अपॉन आर स्क्वायर। तो डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर ये किसके इक्वल होगा बच्चा? बाडी डी ओमेगा के। आपने डी ए अपॉन आर स्क्वायर बराबर डी ओमेगा पढ़ा है, बट वो कंडीशन क्या होती है कि जहां पर जो बिंदु पी में दिखा रहा हूं ना, यहां पर ई वेक्टर और डी वेक्टर कुछ भी नहीं लेते थे हम लोग। डायरेक्ट हम लोग डी ए क्षेत्रफल दिखाते थे, यहां पर डिस्टेंस आर लेते थे और डी अपॉन आर स्क्वायर जो है डी ओमेगा के इक्वल हो जाता था। बट अगर कोई एंगल बन रहा है, आप देखो रहे यहाँ पर इस छोटे से क्षेत्रफल पर ई वेक्टर और डी वेक्टर के बीच कितना एंगल बन रहा है? थीटा। तो यहाँ पर हम लोग क्या यूज करेंगे बच्चा पार्टी? डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो ये डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर ये किसके इक्वल हो जाएगा? डी ओमेगा के। किसके इक्वल हो जाएगा? डी ओमेगा के। तो मैं कुछ नहीं करने वाला, मैं इसको हटा दूंगा, इसकी जगह पर मैं डी ओमेगा को लगा दूंगा। बस मैं इतना करने वाला हूं। तो यहाँ लिखोगे इसलिए डी फाई ई बराबर क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे बच्चा पार्टी? डी ओमेगा। अभी तक हम लोग जो बात कर रहे हैं ना, ये छोटे से क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं। अगर मैं संपूर्ण पृष्ठ की बात करूंगा, अगर मैं पूरे पृष्ठ की बात करूंगा, तो यहां लिखोगे इसलिए संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। अगर हम लोग संपूर्ण पृष्ठ की बात कर रहे हैं तो इंटीग्रेशन डी फाई ई, तो ये वैल्यू तो बच्चों फाई ई हो जाएगी, मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है, इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। हम पूरे पृष्ठ की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? पूरे पृष्ठ की। तो क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी ओमेगा, यही तो होने वाला है। बताइए, संपूर्ण पृष्ठ की जब बात करोगे तो यही वैल्यू तो निकल के आएगी ना। पूरे पृष्ठ की बात कर रहा हूं मैं, अब छोटे से क्षेत्रफल की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे पृष्ठ की बात कर रहा हूं। तो संपूर्ण पृष्ठ के लिए हमारा ये सूत्र बन जाएगा। अब बच्चों एक चीज बताइए यार, जो कांस्टेंट वैल्यू है उसमें तो कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए फाई ई बराबर क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन जी हमारा रह गया अंदर डी ओमेगा। और आप सभी को मैं बता चुका था जब मैंने आपको घनकोण पढ़ाया था कि संपूर्ण पृष्ठ के लिए जो घनकोण का मान है वो 4 पाई होता है। यहां लिखोगे बट इंटीग्रेशन डी ओमेगा इज इक्वल टू 4 पाई। संपूर्ण पृष्ठ के लिए 4 पाई स्टेरेडियन होता नहीं होता? कितना होता है? 4 पाई स्टेरेडियन। तो मैं यही करने वाला हूं यार, मैं संपूर्ण पृष्ठ की बात कर रहा हूं, तो मैं इसको हटाकर क्या लगा सकता हूं बच्चे पार्टी? 4 पाई। क्या लगा सकता हूं? 4 पाई। इसलिए फाई ई बराबर क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, तो क्या आ गया? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये फाई ई इज इक्वल टू आ गया। यही नीचे लिख दोगे एक लाइन, यही गॉस की प्रमेय है। तो इस तरीके से बच्चों हमारी पूरी की पूरी गॉसेस थ्योरम कंप्लीट हो जाती है। सिंपल है, कुछ भी नहीं है, कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं और इसकी जब आप 1 बार 2 बार 3 बार प्रैक्टिस करोगे तो आपकी समझ में अच्छे से आ जाएगी। मैंने सारी चीजें आपको धीरे धीरे बताने की कोशिश की है, फिर भी दिक्कत हो तो आप 1-2 बार वीडियो को देख लेना, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। कुछ भी नहीं किया हमने, इस छोटे से क्षेत्रफल से होकर कितना वैद्युत फ्लक्स गुजरा वो हमने फाइंड आउट किया। फिर यहाँ पर हमने ई की वैल्यू को लगा दिया, आप सभी पहले ही चैप्टर में पढ़ चुके हो। फिर हमने डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर की जगह बच्चों डी ओमेगा लगा दिया। यहां तक बात हो रही थी इस छोटे से क्षेत्रफल की,
लेकिन अगर हम संपूर्ण पृष्ठ की बात करते हैं कि संपूर्ण पृष्ठ से होकर कितना वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा, तो बच्चों हमने आगे वही बात की है। और लास्ट में हमारा निकल के आएगा phi E इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इस तरीके से बच्चों हमारी गॉसेस थ्योरम पूरी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम लोग कुछ आवेश घनत्व, विभिन्न प्रकार के आवेश घनत्व होते हैं, उनके बारे में जानने वाले हैं। तो सभी बच्चे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत सारी चीजें, ठीक है ना। और उम्मीद करता हूं यहां तक आपको सबको समझ में आ रहा होगा। आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। इतना तो कर ही दिया करिए यार, शेयर करने में कंजूसी मत किया करिए, ठीक है। चलिए बच्चों, इसको मिटा दें जो लिखा हुआ है। स्क्रीनशॉट आपसे भी नहीं ले लिया होगा, मैं इसको मिटा रहा हूं अब, ठीक है। अगली हेडिंग डाल लीजिए विभिन्न प्रकार के आवेश घनत्व। और कल जो वीडियो आएगी उसमें आपको पढ़ाऊंगा मैं गॉसेस थ्योरम के एप्लीकेशंस। 5-6 एप्लीकेशंस हैं, अनुप्रयोग हैं गॉसेस थ्योरम के, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। बस वीडियोस पे आप ज्यादा से ज्यादा प्यार बरसाइए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप सभी के साथ मेहनत करने में। चलिए सभी बच्चे हेडिंग डाल लीजिए विभिन्न प्रकार के आवेश घनत्व, डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ज डेंसिटी, क्योंकि इनकी जरूरत हमें आगे जाके पढ़ने वाली है, इसलिए थोड़ा सा बेसिक हम इनके बारे में जान लेते हैं, जिससे कि आगे जरूरत पड़े तो हम आसानी से इनको कर पाएं, ठीक है। इसी चैप्टर में जरूरत पड़ेगी, टेंशन मत दीजिए। और जो बच्चे लाइव क्लासेस पाना चाहते हैं ना, अभी हमने नून एकेडमी पर फ्री लाइव क्लासेस फिजिक्स के लिए स्टार्ट कर दी हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं ग्रुप की लिंक दे दूंगा, वहां से आप हमारा ग्रुप ज्वाइन कर लेना। और सुबह डेली बेसिस पे 8 बजे आपकी क्लास होती है, 8 से 9 तक, ठीक है। सभी बच्चे अटेंड जरूर किया करें। तो हेडिंग डाल लीजिए विभिन्न प्रकार के आवेश घनत्व, डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ज डेंसिटी, ठीक है। तो यहां पर मैं 3 प्रकार के आवेश घनत्व आपको पढ़ाने वाला हूं। तो लिखोगे आवेश घनत्व निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं। आवेश घनत्व निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से हैं? यहां लिखोगे नंबर 1 रेखीय आवेश घनत्व, नंबर 2 आवेश का पृष्ठ घनत्व, नंबर 3 आवेश का आयतन घनत्व, ठीक है। 3 प्रकार के आवेश घनत्व हम लोग पढ़ने वाले हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप आसानी से इनकी डेफिनेशन भी बना सकते हो, ठीक है। चलिए तो पहला पॉइंट आप सभी डाल लीजिए, रेखीय आवेश घनत्व, लाइनर चार्ज डेंसिटी। देखो फॉर्मूला से आप डेफिनेशंस बनाना सीख जाओगे ना, तो आपको डेफिनेशंस को रटना नहीं पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और आप आसानी से डेफिनेशंस को बना सकते हो। तो यहाँ लिखोगे किसी चालक तार की एकांक लंबाई पर वितरित आवेश को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। और इसे आप लिखोगे, इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। किससे? लैम्डा से। इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है बच्चों। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, अभी आपकी समझ में आ जाएगी, टेंशन मत दीजिए। लिखोगे यदि किसी चालक तार की L लंबाई पर वितरित आवेश स्मॉल q हो तो
रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व। ठीक है बच्चों, तो यहां पर आपका सूत्र बनता है लैम्डा बराबर Q अपॉन L। क्या बनता है? लैम्डा बराबर Q अपॉन L। डेफिनेशन मैं एक बता रहा हूं, एक से तीनों डेफिनेशन बनाना सिखा दूंगा, बस समझना है कहां पर हमें चेंजेस करने हैं। मैंने क्या बोला, अगर हमारे पास कोई सीधा लंबा चालक तार है, ये करके मान लीजिए, अगर हम इसको कोई आवेश देंगे तो आवेश जो है इसकी L लंबाई, अगर इस चालक तार की कितनी लंबाई L, तो इस L चालक तार की लंबाई पर ये आवेश जो है वितरित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसके चारों ओर वितरित हो जाएगा। तो जितनी चालक तार की लंबाई होगी उसी हिसाब से आवेश वितरित होने वाला है। होने वाला नहीं होने वाला? तो डेफिनेशन भी तो हमारी यही कहती है कि किसी चालक तार की एकांक लंबाई पर वितरित आवेश, वितरित मतलब डिस्ट्रीब्यूट होना। अगर आप आवेश दोगे तो ऐसा तो है नहीं कि केवल इतने हिस्से में वितरित होगा, ऐसा है क्या? नहीं ना, पूरे हिस्से में वितरित होगा। जितना लंबा हमारा चालक तार है उस पूरे हिस्से में वो वितरित हो जाएगा। तो वितरित आवेश को हम लोग क्या कहते हैं? रेखीय आवेश घनत्व। और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? लैम्डा से। मैंने यहां पर फॉर एग्जांपल एक छोटा सा ले रखा है कि अगर कोई चालक तार है, उस चालक तार की L लंबाई पर जो वितरित आवेश है वो कितना है? Q। तो रेखीय आवेश घनत्व हम इस सूत्र के द्वारा आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। मात्रक भी आप इसी से बना सकते हो। बताइए मात्रक क्या बनेगा? आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलम। और लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। तो कूलम प्रति मीटर इसका यूनिट बन जाएगा। आप विमा बनाना चाहते हो तो विमा भी बन जाएगी इसकी। आवेश की क्या होती है? AT। और दूरी की क्या होगी? L। बस आपको L को ऊपर लेके जाना है तो L की पावर -1 TA, क्योंकि सीक्वेंस में हमें लिखना पड़ता है। इस तरीके से बच्चों हम रेखीय आवेश घनत्व को समझ सकते हैं। बहुत ही इजी डेफिनेशन है, आप बनाओगे तो, कि कोई चालक तार है उसकी एकांक लंबाई पर जो आवेश वितरित होगा उसको हम लोग रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं और ये सूत्र आप सभी को याद रखना है। ठीक है बच्चों, तो आवेश घनत्व हम 3 प्रकार के पढ़ने वाले हैं। रेखीय आवेश घनत्व, आवेश का पृष्ठ घनत्व, आवेश का आयतन घनत्व। तो पहला जो आवेश घनत्व बच्चों हमारा कंप्लीट हो चुका है और उम्मीद करता हूं आप सभी की समझ में आ गया होगा। सेकंड पॉइंट डाल लीजिए सभी बच्चे, आवेश का पृष्ठ घनत्व। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है सारी चीजें और आसानी से आप इनकी डेफिनेशंस बना सकते हो यार, रटोगे नहीं। ठीक है, आपको तो मैं इसी से पूरी डेफिनेशन बना सकता हूं, थोड़ा थोड़ा चेंजेस मुझे करना पड़ेगा। ठीक है ना, चलिए सारी डेफिनेशंस अलग अलग देख लीजिए जिससे आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। फिर आप कहोगे सर आपने तो एक ही में सबको समझा दिया, हमारी समझ में कुछ भी नहीं आया है। तो ये मैं नहीं चाहता हूं। चलिए सेकंड पॉइंट डाल लीजिए, आवेश का पृष्ठ घनत्व। सेकंड पॉइंट क्या है? आवेश का पृष्ठ घनत्व। आवेश का पृष्ठ घनत्व, सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज। सरफेस डेंसिटी, इंग्लिश जरूरी है बच्चा पार्टी, ठीक है, क्योंकि आगे जाके यार सारी चीज़ें आप इंग्लिश में ही पढ़ने वाले हो, इसलिए इंग्लिश को थोड़ा सा इंपॉर्टेंस दो। अब बात करते हैं आवेश का पृष्ठ घनत्व। थोड़ा सा तो आप इसकी जो हेडिंग है ना, इसी से आप अंदाजा लगा सकते हो किस टाइप से डेफिनेशन बनने वाली है। तो यहाँ लिखोगे किसी चालक के एकांक पृष्ठ क्षेत्रफल पर, किसी चालक के एकांक पृष्ठ क्षेत्रफल पर वितरित आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। पृष्ठ घनत्व कहते हैं। इसे सिग्मा, ऊ की मात्रा होती है ना, इसको सिग्मा कहते हैं। ठीक है, इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। तो आप देखोगे डेफिनेशन बिल्कुल रेखीय आवेश घनत्व की तरह, बस थोड़ा बहुत इसमें से चेंजेज आया है, या नाम चेंज है तो डेफिनेशन में थोड़ा सा चेंजेस तो आने वाला है। किसी चालक के, अगर कोई चालक है, उस चालक के एकांक पृष्ठ क्षेत्रफल पर जो आवेश वितरित होगा उसी को हम लोग आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। और बात करते हैं किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चा पार्टी, तो हम इसको लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। अगर यार कोई खोखला गोला है या गोलीय कोष है,
जैसे मान के चलिए अगर आप इसे प्लस क्यू आवेश दोगे तो ये जो आवेश है इसके पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो जाएगा। ये जो आवेश है इसके पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो जाएगा। तो ये आवेश कहां पर वितरित हो रहा है? इसके पृष्ठ क्षेत्रफल पर, सरफेस एरिया पर, इसके सरफेस एरिया पर वितरित हो रहा है। इसी वजह से हम इसको आवेश का पृष्ठ घनत्व कहेंगे। किसी चालक के एकांक पृष्ठ क्षेत्रफल पर वितरित आवेश को आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। तो हमारे पास एक गोलीय कोश है, अगर हमने इसको क्यू आवेश दिया तो ये इसके पृष्ठ क्षेत्रफल पर वितरित हो जाएगा, इसके सरफेस एरिया पर वितरित हो जाएगा। तो अब इसका क्षेत्रफल होगा और कितना आवेश वितरित हुआ है वो होगा। अगर हम इसको प्लस क्यू आवेश दे रहे हैं तो क्यू आवेश वितरित हुआ ना, और इसका एरिया कितना था? ए था। तो इसी का जो रेशियो है इसी को हम लोग आवेश का पृष्ठ घनत्व कहेंगे। तो आप यहां पर लिख सकते हो, यदि चालक के ए पृष्ठ क्षेत्रफल पर वितरित आवेश स्मॉल क्यू हो तो आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या हो जाएगा? सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए। बताइए, रटना पड़ेगा क्या मेरे दोस्त? नहीं रटना पड़ेगा यार, आप आसानी से बना सकते हो। यूनिट की बात करूंगा तो वो भी आप बनाना सीख सकते हो। मात्रक, क्यू का मात्रक बताइए क्या होता है, आवेश का मात्रक बताइए क्या होता है? कूलाम होता है। क्या होता है? कूलाम। और एरिया, क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर। आप इसकी विमा बनाना चाहते हो सिग्मा की तो वो भी बना सकते हो। कूलाम के लिए क्या होती है? 80, और मीटर स्क्वायर के लिए क्या यूज करेंगे? L की पावर 2। अब इस L की पावर 2 को जब आप नीचे से ऊपर लेकर जाओगे तो पावर कैसी हो जाएगी? नेगेटिव। तो इसको आप क्या लिखोगे? L की पावर -2 TA। आप कहोगे सर TA क्यों लिखा? क्योंकि सीक्वेंस होता है विमा को लिखने का, MLTA थीटा। इस तरीके से बच्चों हम आवेश का पृष्ठ घनत्व, इसकी डेफिनेशन को बना सकते हैं कि कोई चालक है, उसके एकांक पृष्ठ क्षेत्रफल पर जितना आवेश वितरित होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? आवेश का पृष्ठ घनत्व। इसको हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। यहां तक सबको समझ में आ गया है? तो उम्मीद करता हूं आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके बता सकते हो। देखो रिप्लाई नहीं कर पाते, अभी नहीं कर पाते, आगे जाकर करेंगे, टेंशन मत लीजिए। मिटा दे बच्चा पार्टी इसको। चलिए तीसरा पॉइंट आप डाल लीजिए, आवेश का आयतन घनत्व। आवेश का आयतन घनत्व, उसको और अच्छे से समझ लीजिए। तो ये तीनों आवेश, देखो एक चीज मैं आप सभी से बताऊं बच्चा, देखो जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, हो सकता है किसी की समझ में 60%, 70%, सभी का यार कैप्चर करने का तरीका अलग अलग होता है। तो कोई भी 100% तो शायद ही किसी की समझ में आ रहा होगा, लेकिन जब आप किसी भी चीज़ की बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आप 100% सीख जाओगे, इतना मुझे पता है। तो इसकी आप प्रैक्टिस करोगे, खुद तैयारी करोगे तो आप आसानी से सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हो। ये मत सोचा करो कि यार जो सर पढ़ा रहे हैं एक ही बार में हम पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, किसी के नहीं होता यार, मेरे नहीं होता था। चलिए तीसरा पॉइंट डाल लीजिए, आवेश का आयतन घनत्व। आवेश का आयतन घनत्व, वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज। वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज सेम डेफिनेशन है, थोड़ा सा अंतर यहां पर करोगे, थोड़ा सा। किसी चालक के एकांक आयतन में अभी तक हमने पृष्ठ क्षेत्रफल पर या फिर लंबाई पर ऐसे पर बोला था, बट यहाँ पर मैं बोलेंगे। उसका रीजन क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। किसी चालक के एकांक आयतन में वितरित आवेश को आवेश का आयतन घनत्व कहते हैं। आवेश का आयतन घनत्व कहते हैं। इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। किससे? रो से। इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। इस चीज़ को आप सभी को याद रखना है, रो से प्रदर्शित करते हैं। बस थोड़ा सा अंतर आएगा यहाँ पर पृष्ठ क्षेत्रफल पर, या हमने बोला था लंबाई पर, वह यहाँ पर बोलना आयतन में। उसका रीजन क्या है? अगर मैं कोई ठोस गोले की बात करता हूँ, ये कोई ठोस गोला है, अगर आप इसको आवेश दोगे तो वो इसके आयतन में भी वितरित होगा और इसके एरिया सरफेस पर भी वितरित होगा, मतलब पूरे आयतन में वितरित होने वाला है जो भी हम इसको आवेश देने वाले हैं वो। तो इसके आयतन में, सरफेस पर नहीं, आयतन में, लंबाई पर नहीं, आयतन में, अंदर की बात हो रही है अभी,
उसके आयतन में वितरित हो रहा है। तो अगर ये जो एरिया वॉल्यूम है अगर वो v है और q आवेश वितरित हो रहा है तो वहां पर सूत्र क्या बन जाएगा, रो इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी। ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। अगर कोई चालक है उसके v आयतन में q आवेश वितरित हो रहा है, उस कंडीशन में आवेश का आयतन घनत्व हमारा इस सूत्र के द्वारा निकाला जाएगा, रो इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी। यूनिट भी आप जैसे मैं अभी तक निकालता आ रहा था वैसे निकालोगे। यूनिट कैसे बनाओगे, मात्रा कैसे बनाओगे बच्चा पार्टी, आवेश का मात्रा क्या होता है कूलम और वॉल्यूम का मात्रा क्या होता है मीटर क्यूब, और इसी से आप इसकी विमा भी बना सकते हो। रटना नहीं यार, फिजिक्स को रटाऊंगा नहीं, मैंने बोला समझाऊंगा। बस रेगुलर बेसिस पे क्लासेस अटेंड करो, समझ जाओगे। कूलम के लिए क्या यूज करेंगे 80 और मीटर क्यूब के लिए क्या यूज करोगे L की पावर 3। और जब ये L की पावर 3 ऊपर जाएगा कैसा हो जाएगा नेगेटिव, तो इसको आप आगे लिख सकते हो L की पावर -3 TA, क्योंकि इसका सीक्वेंस होता है विमा का MLTA थीटा। इस तरीके से बच्चों हमने आज चार्ज डेंसिटी के बारे में जाना, क्योंकि इनकी जरूरत हमें आगे पढ़ने वाली है, और गॉसेस थ्योरम के बारे में जाना। कल बच्चा पार्टी हम लोग डिस्कस करेंगे जो अनुप्रयोग हैं गॉसेस थ्योरम के, उनके बारे में। एक या दो अनुप्रयोग हम लोग कल डिस्कस कर सकते हैं, 2 या 3 आगे डिस्कस कर लेंगे। तो 1 या 2 दिन में हमारे चैप्टर एंड होने वाला है, उसके बाद न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, ठीक है। तो यार सिलेबस की टेंशन मत लीजिए, बस थोड़ा पेशेंस रखिए। इसका स्क्रीनशॉट आप सभी ने ले लिया होगा बच्चा पार्टी। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।